हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में। यानी कि ये 3rd चैप्टर दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन के ऊपर वीडियोस हैं। ये वीडियो उनके लिए फ्रूटफुल है जो कि 11th क्लास में है, कॉमर्स स्ट्रीम से, यानी कि जो बिजनेस स्टडी का पढ़ाई करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फीचर, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में। अभी तक जो वीडियो हमने अपलोड किया है रिलेटेड टू 3rd चैप्टर, उसमें हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में बात किए हैं और हम चर्चा किए हैं कि पब्लिक कॉर्पोरेशन का 3 क्लासिफिकेशन है, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये क्या होता है? देखिए, इसको समझने के पहले आप इससे रिलेटेड जो कंपनीज है उसके बारे में जान लीजिए। पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जांपल क्या होगा? तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। एसबीआई जानते हो? एसबीआई जो है वो सरकारी कंपनी है, आपको पता है, मगर सरकारी कंपनी को भी 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनी। तो एसबीआई जो है ये किसके अंडर में आता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसके बारे में आप जानते हो। देखिए, एयर इंडिया के बारे में आप जानते हैं, इंडियन एयरलाइंस के बारे में आप जानते हैं, सबसे कॉमन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग LIC बोलते हैं, है ना, इंश्योरेंस बेचती है। तो ये सारी बिजनेस जो है, आपको ये तो पता है कि गवर्नमेंट के अधीन आता है, मगर इसको हम लोग किसके, अगर थोड़ा डीपली बात करें तो ये किसके अंदर में आता है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है। अब सर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? ये सरकार की कंपनी है, ये तो समझ में आ रहा है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, समझ में आ रहा है, मगर इसका फीचर क्या होता है? ये किस टाइप का बिजनेस होता है? तो देखो, यहाँ पर इस तरीके के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना एक एक्ट पास होता है। एक्ट कहने का मतलब एक रूल पास होता है, एक रूल बनता है ना। अब ये रूल कौन बना सकता है सर? ये रूल पार्लियामेंट भी बना सकती है, ये रूल स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। यानी कि एसबीआई बैंक को स्टार्ट करने के लिए एक्ट पास हुआ है। ये एक्ट कौन पास किया? पार्लियामेंट पास किया है, ठीक है। अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी पास कर सकती है और एक नया कंपनी स्टार्ट कर सकती है, और चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्ट पास करके एक नया कंपनी स्टार्ट कर सकती है। तो एक्ट में क्या रहता है सर? ये एक्ट क्या होता है? तो बाबू, एक्ट में ड्यूटीज, पावर, फंक्शन ऑफ कंपनी लिखा रहता है। मतलब एक्ट ये बताता है कि जो एसबीआई, जैसे एसबीआई के लिए एक एक्ट पास हुआ होगा और उस एक्ट में क्या लिखा हुआ होगा, इस एसबीआई बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ड्यूटीज है, क्या पावर है, क्या फीचर्स है, क्या लिमिटेशन है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, सारी बातें, एम्प्लॉय को कैसे सेलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय का क्या सैलरी रहेगा, एम्प्लॉय को कैसे प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफर कैसे होगा, A to Z बातें कहाँ लिखी हुई रहती है? एक्ट में। और ये एक्ट जैसे ही पास होता है, एक्ट का जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये कंपनी क्रिएट हो जाता है। तो सर, इसका ये मतलब है क्या कि एसबीआई का एक अलग एक्ट होगा, LIC का एक अलग एक्ट होगा और एयर इंडिया का अलग एक्ट होगा? यस, LIC का अलग एक्ट पास हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अलग एक्ट पास हुआ, एसबीआई का अलग एक्ट पास हुआ। जैसे जैसे एक्ट पास होते चला गया, वैसे वैसे इन संस्था का गठन होते चला गया। आई होप कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, इस एक्ट में
क्या लिखा हो रहता है, ड्यूटीज, पावर एंड लिमिटेशंस वगैरह। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। A statutory corporation is a body corporate formed by the special act of parliament, या तो पार्लियामेंट एक्ट पास करेगी, और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोलिए चाहे लेजिस्लेचर बोलिए, ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है। इट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स पावर ऑब्जेक्टिव, है ना। देखिए क्या कह रहा है, इट्स पावर मतलब क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है, लिमिटेशन क्या नहीं कर सकता है, एक्सेट्रा, और ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, है ना। ये कौन डिसाइड करता है, एक्ट डिसाइड करता है। बात समझे, मतलब एक्ट में ही लिखा हो रहता है सब कुछ, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। बात क्लियर है, एग्जाम्पल भी आपको क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। चलिए अब बारी बारी से फीचर पढ़ते हैं कि इस संस्था का फीचर, थोड़ा बहुत तो समझ गए कि क्या होता है। वैसा संस्था जो एक्ट पास करके क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन। जैसे कि एसबीआई, जैसे कि एलआईसी, जैसे कि एयर इंडिया, जैसे कि एफसीआई, सेल, भेल, ठीक है, ये सब कंपनी है। तो पहला फीचर क्या कह रहा है, इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात क्लियर है। द पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली, है ना। पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, ये सब सारी बातें कहाँ लिखी हुई रहती है, एक्ट में। यानी कि एक्ट में जो बात लिखा हुआ है उसी के अधीन ये संस्था काम करती है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो देखिए इसको बेसिकली कंट्रोल तो करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। इस तरीके का संस्था जो है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन होता है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इस तरीके के संस्था का मालिक कौन होता है, एसबीआई का मालिक कौन है, गवर्नमेंट। तो अब एसबीआई को कंट्रोल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि एसबीआई के बारे में डिसीजन लेगा कि एसबीआई ब्रांच खोलेगा कि नहीं, कैसे बिजनेस करेगा, क्या नया पॉलिसी रहेगा, क्या नया प्लान रहेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कौन करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करता है गवर्नमेंट। बात समझे, इसलिए आप कह सकते हो कि इसका टोटल कंट्रोल जो है ना वो गवर्नमेंट के पास रहता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करेगा गवर्नमेंट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके इशारों पे काम करेगा, गवर्नमेंट के इशारों पे। बात समझे, तो कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में रहेगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में रहेगा। फिर सेकेंड पॉइंट एक बार फिर से बता देते हैं, द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। इस तरीके का संस्था पब्लिक कॉर्पोरेशन का क्या पावर रहेगा, जैसे एलआईसी का क्या पावर है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये कहाँ लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, it gets incorporated automatically when it is passed in parliament, है ना। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही एक्ट पास हुआ, एक्ट बना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जन्म हो गया। बात समझे। इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। इसको मैनेज कौन करता है, एसबीआई बैंक को मैनेज कौन करेगा। अब आपको पता है कि ब्रांच को कंट्रोल कौन करता है, मैनेजर। तो मैनेजर तो जस्ट नौकर है वो, मगर पूरे इंडिया में जितना भी एसबीआई है, पूरे एलआईसी को मैनेज कौन करता है, कुछ टॉप ऑफिशियल्स होंगे कि नहीं, और वो टॉप ऑफिशियल्स कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन सेलेक्ट करता है, गवर्नमेंट सेलेक्ट करता है, ठीक है। द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स एंड रिक्रूटमेंट, रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो जैसे जैसे एसबीआई में जो स्टाफ सेलेक्ट होते हैं, एलआईसी में जो स्टाफ सेलेक्ट होते हैं, है ना, एयर इंडिया में जो स्टाफ सिलेक्ट होते हैं, कैसे सिलेक्ट होता है, तो इसके एक्ट में ही लिखा हुआ है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टाफ क्या होगा।
बात समझे, उनको रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, उनका सैलरी क्या होगा, उनका जॉब रोल क्या होगा, ठीक है। तो द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेन्यूमरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉय। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और एसबीआई, अब जैसे मान लीजिए एसबीआई की बात करिए, तो आप कभी ऐसा सुने हो क्या कि अभी बीजेपी सरकार है तो एसबीआई को इस तरीके से कर रहा है, फिर कांग्रेस की सरकार थी तो एसबीआई को इस तरीके से काम करना पड़ता था? कभी नहीं। सरकारी संस्था है पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता। एसबीआई एलआईसी को कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसका है, बीजेपी का है कि आरजेडी का है कि सपा पार्टी का है कि आम आदमी पार्टी का है, इट डजंट मैटर, उसके अधीन नहीं आता। यानी कि इस तरीके के संस्था में भले ही गवर्नमेंट का संस्था ये, पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये खास बात है। हालांकि होता है मगर उतना नहीं होता है जितना नॉर्मली इंडियन रेलवे वगैरह में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है फीचर, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज टू सर्विस टू जनरल पब्लिक। मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव होता है इसका जनरल पब्लिक को, आम जनता को सर्विस देना, है ना। फिर क्या कह रहा है, इट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब क्या बताए थे आपको, अकाउंटेबल मतलब बताए थे जवाबदेही। अगर किसी भी तरीके का घुसखोरी होता, मतलब कोई गलत डिसीजन लिया जाता है एलआईसी के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, ठीक है ना, तो उसका जवाब पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर जो असेंबली होता है हर विधानसभा, वहां पर जवाब देना पड़ता है आपको। अब जैसे बिहार सरकार का संस्था, बिहार सरकार एक्ट पास करके किया है उसको, तो बिहार के स्टेट लेजिस्लेचर में वो जवाब देगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है तो पार्लियामेंट में जवाब देगा। बात समझे, इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्किंग, है ना। और कहीं ना कहीं एसबीआई को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास कि भाई एक साल का हमारा ये परफॉर्मेंस है, इतना पैसा कमाए, इस तरीके का बिजनेस ग्रो किए, इस तरीके से कस्टमर बेस बनाए अपना, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब क्या, अकाउंटिंग होता होगा, जाहिर सी बात है अकाउंटिंग तो होता होगा। अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन और जनरली ऑडिटेड बाय, ऑडिटेड मतलब चेक करना, इसका अकाउंटिंग चेक कौन करता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। सी एंड ए जी, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सी एंड ए जी, कैग, इसको बोलते हैं कैग शॉर्ट में। ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक संस्था है, सी एंड ए जी कैग एक संस्था है जहां पर सिलेक्शन होता है सीए का, चार्टेड अकाउंटेंट का, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे रेप्यूटेड चार्टेड अकाउंटेंट जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनका सिलेक्शन होता है सी एंड ए जी का। और सी एंड ए जी जो है, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्था है इनका ऑडिटिंग करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर घपला कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजर कुछ चोरी कर रहा है, और किसी भी तरीके का चोरी रहेगा तो सी एंड ए जी, जैसे सीआईडी, कोई भी क्राइम हुआ तो सीआईडी क्या करता है, पकड़ लेता है। उसी तरीके से अगर अकाउंट्स में कोई चोरी हुआ है ना, कोई घपलाबाजी हुआ है, जैसे चारा घोटाला लालू जी का, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कोल घोटाला, ये घोटाला, एक घोटाला में सुनते हो 7 लाख करोड़, सोचिए 7 लाख करोड़ का घोटाला पकड़ती है। अब बताओ, मान लीजिए हम चार्टेड अकाउंटेंट है, 7 लाख करोड़ का घपला पकड़े, बताओ अगला हमको 1% भी दे देगा, अगर 1% भी हमको दे देगा तो 7 लाख का 1% कितना होगा पता है, 7,000 करोड़। बताइए, मेरा पूरा खानदान बैठ के खाएगा 7,000 करोड़ अगर हम घूस लेंगे तो। इसलिए इस इतने बड़े बड़े घपला, है ना, इतने बड़े बड़े स्कैम को पकड़ने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, सी एंड ए जी का। सी एंड ए जी एक ऐसा संस्था है जो कभी भी गलत तरीके से काम नहीं करती है। यहाँ पर उन चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन होता है जिनका बैकग्राउंड एकदम सच्चा है। अब जैसे आपको कभी लगता है कि मोदी जी कभी किसी भी तरीके का घुसखोरी करके काम कर सकते हैं, हमको तो कभी विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो
C&AG के द्वारा इतने SBI का जितना भी बड़ा बड़ा संस्था है कंपनी का, गवर्नमेंट संस्था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उनका ऑडिटिंग कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इन संस्था का जो रेपुटेशन है बहुत अच्छा है, और किसी भी तरीके का स्कैम इन लोग इजीली पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये पॉइंट, जो फीचर्स अभी आपके साथ डिस्कस किए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरिट एंड एडवांटेज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर। फीचर क्लियर अगर हो जाता है तो मेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके लिए आसान होता है। तो नेक्स्ट है आपका मेरिट। सबसे पहला एडवांटेज, मतलब इस तरीके का संस्था का फायदा क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये सब जो वर्ड है ना आपके लिए नया है, ये सब वर्ड्स कॉमर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब होता है काम करने में फ्रीडम। अब जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, और हम जो काम कर रहे हैं हम खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हमको अपने बॉस का डिसीजन मानना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि हम खुल के काम नहीं कर पा रहे, हम अपने बॉस का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके काम करते हैं। मगर हमको कोई टास्क दिया गया और उसको हम अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। बात समझ में आया? तो इस तरीके के संस्था में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, और कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से काम चलता है। जैसे होता था ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, क्या था कि आपका पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता था, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, इंडिपेंडेंस रहता है कि भाई तुम अपने हिसाब से काम करो, SBI को अपने हिसाब से चलाओ। बात समझे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुमको बना दिया गया, अब SBI का पूरा कार्य आपके भार। बात समझे? इसलिए कह रहे हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। मतलब ऑपरेशन, फुल ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ नहीं, ऑपरेशन मतलब वर्क, काम जो है वो एकदम ओपनली किया जाता है, किसी भी तरीके का दबाव में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्यों? क्योंकि देखिए रेलवे में आपको क्या बताए थे, बजट आता है, बजट में अनाउंस होता है कि कितना पैसा मिलेगा, वहां पर सैंक्शन होता था, सुपीरियर का पेपर वर्क कंप्लीट करके भेजना पड़ता था। तो इस तरीके का काम यहाँ नहीं होता है ना। यहाँ पर क्विक डिसीजन, यानी कि SBI जो पैसा जनरेट किया, SBI अपने कस्टमर से जो कलेक्ट किया, SBI के पास जो पैसा आ रहा है, SBI खुद डिसीजन लेगा, SBI का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद डिसीजन लेगा कि क्या करना है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता यहाँ पे। बात क्लियर है? तो इसलिए कह रहा है अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म as there is less file work and less formalities to be completed before taking decision। जैसे रेलवे में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेट टैपिज्म बहुत ज्यादा होता था, मतलब फाइल बनाना है, फाइल प्रिपेयर करके सैंक्शन करवाना है, ऑडिट करवाना है, मतलब पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो जाता था। मगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में पेपर वर्क थोड़ा कम होता है। बात समझे? फिर एक और एडवांटेज क्या है, सर्विस मोटिव। इस तरीके का संस्था का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस देना। ठीक है, सर्विस देना कहने का मतलब कि इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन मेन आम जनता के लिए होती है, आम जनता का जनजीवन अच्छा हो, आम जनता को अच्छा सर्विसेज मिले, इस मोटिव से काम किया जाता है यहाँ पर। द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट और दिस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। और ये मेक श्योर करता है कि इस तरीके का संस्था ऐसा काम कर रही है जो कि पब्लिक के हित में हो, पब्लिक के सपोर्ट में हो, पब्लिक का जनजीवन अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा हो। बात समझे? चलो, तो मेन मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव। तो तीन चीज पढ़े अभी तक। एडवांटेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ओपन रहता है, खुल के काम करती है, किसी भी तरीके का दबाव नहीं रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड सर्विस मोटिव। फोर्थ पॉइंट है आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट कहने का मतलब, देखिए यहां पर इस तरीके का संस्था में ना ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, तो जितने भी एम्प्लॉय हैं अपने काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, अपने काम पे ज्यादा फोकस करते हैं।
और इस तरीके का संस्था में आपको हम बताए हैं रिक्रूट करने का जो तरीका है अलग है। एसबीआई अपना एक्ट बनाया हुआ है और एसबीआई के एक्ट में लिखा हुआ है कि कैसे एम्प्लॉय का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्वालिफाइड लोगों का सिलेक्शन होता है, सबको मैनेजर नहीं बना दिया जाता है, सबको क्लर्क नहीं बना दिया जाता है। अगर आप में कॉम्पिटेंसी है, अगर आप में पोटेंशियल है, तभी आप बन पाओगे। सब कोई एयर इंडिया का मैनेजर नहीं बन जाता है, उसको उसमें वो एबिलिटी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंट स्टाफ कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं उनको परख के उनमें एबिलिटी होता है, तभी उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन मतलब क्या होता है? रेन्यूमरेशन मतलब होता है सैलरी, एंड रिक्रूटमेंट मतलब होता है एम्प्लॉय का सेलेक्ट करना। तो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए उसका सैलरी डिसाइड करने का हर संस्था का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। एसबीआई का अलग, एलआईसी का अलग, और ये कहाँ लिखा हुआ रहेगा? एक्ट में लिखा हुआ रहेगा। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ, है ना। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि आप अच्छा काम करिएगा, क्विक प्रमोशन मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है वो पूरा मोटिवेटेड होके काम करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है? बेनिफिट एफिशिएंट स्टाफ होते हैं, यहाँ पे वेल क्वालिफाइड स्टाफ का सिलेक्शन होता है। एंड लास्ट कह रहा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्यों? देखिए हम आपको क्या बताएं, एसबीआई में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, और गवर्नमेंट आंख बंद करके सेलेक्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट देखता है कि आप में एक्सपर्टीज है कि नहीं, वैसे वैसे लोगों को सेलेक्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो बिजनेस टाइफून है, बिजनेस का नॉलेज है, उनके पास 10 साल 12 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग डीप स्टडी किए हैं बिजनेस के ऊपर, उनके पास एक्सपर्टीज है। बात समझ में आया? उनको सेलेक्ट किया जाता है ताकि संस्था को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट करने का मतलब, प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? वो लोग जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और टॉप लेवल्स का जो सिलेक्शन होता है हाईली क्वालिफाइड लोगों का होता है, यानी कि वो लोग वेल क्वालिफाइड रहते हैं। बात समझे? तो इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर consist of business experts and also the representative of various groups such as labor consumer nominated by government, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितना भी सिलेक्शन होता है वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, और साथ ही साथ वो लोग लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लेबर के हित में बात करते हैं, कंज्यूमर के हित में बात करते हैं, है ना। और नॉमिनेटेड बाय किसका होता है? गवर्नमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट का सिलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा एडवांटेज बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, तो टोटल आपका 5 एडवांटेजेस दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्विक डिसीजन मेकिंग, सर्विस मोटिव, एफिशिएंट स्टाफ एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका डिमेरिट। डिमेरिट क्या है? बहुत आसान है इसका डिमेरिट। सबसे पहला कह रहा है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मतलब होता है स्वतंत्रता के साथ काम करना। अब ऊपर में तो बता दिए हम कि स्वतंत्रता के साथ काम करती है, एकदम फ्रीडम रहता है, किसी भी तरीके का दबाव नहीं होता है, मगर ये बात कहने वाली है सिर्फ। एसबीआई एलआईसी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता है। वो लोग कहीं ना कहीं किसी भी मौका को छोड़ते नहीं है, और मिनिस्टर्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टी हो गए, वो लोग दबाव बनाते हैं इस तरीके का संस्था पे। कई बार ऐसा सवाल भी उठता है पॉलिटिकल पार्टीज की पे, कई बार आप लोग भी सुनते होंगे कि एसबीआई जो है वो कोई भी डिसीजन मोदी सरकार के दबाव में ले लेती है ना। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता है, तो इस वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाता है। तो ऑटोनोमी ऑन पेपर मतलब सिर्फ नाम मात्र के लिए कहा जाता है कि एकदम फ्रीडम के साथ काम करती है, कहीं ना कहीं दबाव रहता है। तो द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम सेक। प्रैक्टिकली मिनिस्टर
government officials, political party often interfere with the work of the state, these corporation, है ना, इन लोग इंटरफेयर करते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि सरकारी संस्था है ना भाई, जो सत्ता में है उसका दबदबा है। आज मोदी सरकार है सत्ता में तो उनका दबदबा है, वो चाहेगी तो तुरंत उलट फेर कर देगी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव कहने का मतलब तुम देखते होगे कि इस तरीके प्राइवेट में क्या होता है कि अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तुरंत डिमोशन मिल जाएगा, मगर सरकारी कंपनी में, LIC में, एयर इंडिया में, SBI में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर काम करो चाहे नहीं करो आपको सैलरी मिल जाएगा टाइम पे। देखते हो बहुत सारे तुम लोग प्रैक्टिकली देखते होगे कि अपना आराम से काम कर रहा है, कई बार देखे हो कि एम्प्लॉय बैठ के गेम खेल रहा है मगर बंदा काउंटर पे खड़ा उसको ध्यान नहीं दे रहा। तो इस तरीके का एक प्रॉब्लम होता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। क्योंकि होता क्या है ना कि वर्कर काम करे चाहे नहीं करे उसको सैलरी मिल जाना है, तो फिर एम्प्लॉय क्यों काम करे जब काम नहीं करके भी सैलरी आ जा रहा है। हालांकि उसका सुपीरियर उस पर वॉच करता है, मगर कहीं ना कहीं अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी बैंक में काम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्विकली हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो फिर उस केस में क्या होता है ना कि एम्प्लॉय जो है कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है ना, एक प्रॉब्लम है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन। अच्छा एक और खास बात क्या है कि इस तरीके का संस्था को किसी भी तरीके का कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता, सरकारी संस्था है चलवे करेगा, एंड आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, सो द एम्प्लॉय डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट। तो यहाँ का एम्प्लॉय कुछ ऐसा काम नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, इतने अच्छे से काम नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, बात समझे, एंड लॉस रिड्यूस हो जाए। द लॉसेस ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड बाय द गवर्नमेंट। और कई कई बार आप तुम लोग सुनते होंगे कि बैंक का NPA हो गया। NPA मतलब कि लोगों को लोन दिया, अब लोग वापस नहीं कर रहे हैं पैसा, है ना। जैसे SBI लोन हमको दिया 50 करोड़ और हम लेके भाग गए, तो किसको नुकसान होगा? गवर्नमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि वो संस्था किसका है? गवर्नमेंट का है, ठीक है। आप अगर SBI में पैसा डाले तो आपको तो मिल जाएगा, मगर ये 50 करोड़ जो डूबा वो किसका लॉस हुआ? गवर्नमेंट का लॉस हुआ। तो यहाँ के एम्प्लॉय जो है इनिशिएटिव नहीं लेते कि हाँ कुछ ऐसा काम करे कि सही तरीके से काम हो, किसी भी तरीके का लॉसेस नहीं हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। थर्ड आपका है रिजिड स्ट्रक्चर। एक डिमेरिट और क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड रिजिड मतलब क्या? जो चेंज नहीं हो। तो आपको पता है, हम आपको क्या बताएं कि एक्ट में ही लिखा हुआ रहता है सब कुछ कि पावर क्या है, ड्यूटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो एक्ट में जो लिखा हुआ है उसी के अधीन काम करना, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। अगर कोई ऐसा फंडा है, ऐसा कोई मोमेंट आया जो बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है मगर उसका जिक्र एक्ट में नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्ट जब तक नहीं लिखा हुआ रहेगा तब तक वो काम नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्ट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर एक्ट अलाउ नहीं करता तो आप नहीं कर सकते, भले ही वो कॉर्पोरेशन के लिए फायदेमंद है, मगर आप अलाउ आप उस काम को नहीं कर सकते क्योंकि एक्ट नहीं कहता है ये। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं रिजिड स्ट्रक्चर होना। The objective and power of public corporation are defined by act, and these can be amended only by amending the state, and these can be amended मतलब इसको चेंज किया जा सकता है ना, बाय स्टेट और द एक्ट। एक्ट को चेंज किया जा सकता है मगर एक प्रोसेस फॉलो करके। तो बताओ कोई अगर डिसीजन लेना है और एक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो पूरा चेंज करना ये कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी हो जाता है। अमेंडिंग द एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और अमेंड मतलब होता है चेंजेस लाना। अब एक्ट में जो नहीं लिखा हुआ है चलो उसको लिखते हैं, उसको सुधार करते हैं, तो ये सुधार करना को कहते हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट लाना एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इग्नोर करो, बात समझे। तो ये आप कह सकते हो कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट क्या है? अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से काम करना। कई बार क्या होता है
जैसे एसबीआई बैंक आप कभी कभी देखते हो, तुम्हारा अननेसेसरी का चार्ज काट लिया, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट मे चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर इट्स इनएफिशिएंसी। कभी कभी क्या होता है कि अपने इनइफिशियंसी, अपने लॉसेस को कवर करने के लिए आम जनता से ओवर प्राइस चार्ज कर लेती है कि भाई, है ना, अननेसेसरी का फाइन काट लिया, अननेसेसरी का कोई चार्ज लगा दिया, है ना, ये सब किसी भी तरीके का। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरीके का संस्था इस तरीके का काम करती है, रेयरली होता है मगर होता है। तो अगर होता है तो डिमेरिट है ये, ठीक है। तो बेसिकली आपका 4 डिमेरिट्स हम लोग पढ़े अभी तक। क्या क्या है? ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली, सिर्फ नाम मात्र का ऑटोनॉमी है ना। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस रहता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, है ना, आप किसी भी तरीके का कंपटीशन चूंकि फेस नहीं करते हैं, तो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हो, है ना। अगर संस्था को लॉस हो रहा है तो वो तो गवर्नमेंट का लॉस है, तो इम्प्लॉय यहाँ पे कोई अलग से मोटिवेटेड होके काम नहीं करता कि हाँ संस्था को लॉस नहीं होना चाहिए। रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब कि संस्था उसी तरीके से काम करती है जैसे एक्ट में लिखा हुआ है, और एक्ट को बदलना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। एंड लास्ट क्या कह रहा है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब गलत तरीके से काम करना, ये भी कभी कभी हो जाता है। और ये लास्ट पॉइंट है सूटेबिलिटी। पब्लिक कॉर्पोरेशन किस तरीके के बिजनेस में सुटेबल होता है, मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप, जैसे इंडियन रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सुटेबिलिटी देखे थे। सुटेबिलिटी मतलब होता है इस तरीके का बिजनेस कहाँ पे करना चाहिए। तो वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर, जहां पर मोनोपोली होना चाहिए। मोनोपोली मतलब जैसे इन मोनोपोली किसको बोलते हैं ये समझो। मोनोपोली मतलब होता है जहां पर सिंगल सेलर हो, जैसे इंडियन रेलवे। बताओ इसका कोई कॉम्पिटिटर है क्या? इंडियन रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। अगर आपको ट्रेन से यात्रा करना है तो इंडियन रेलवे। सुने हो क्या रिलायंस का रेलवे चल रहा है? नहीं ना। तो इंडियन रेलवे ही है, तो उसको क्या कहेंगे? मोनोपोली। तो वैसा बिजनेस जहां पे मोनोपोली का दरकार होता है, उस तरीके में अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का गठन किया जाता है। where undertaking require a special power defined by the act or statute, है ना, स्टैट्यूट। जहां पर वैसा संस्था जहां पर एक्ट के द्वारा पावर दिया जाता है, उस तरीके के संस्था में काम होना चाहिए। और वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वैसा संस्था जहां पर अंडरटेकिंग के द्वारा, मतलब संस्था का ग्रांट गवर्नमेंट से होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट रहना चाहिए। वैसा संस्था जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत तगड़ा होना चाहिए। बात समझे? उस तरीके के संस्था के लिए ये सब संस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है।